दोस्तों इस वक्त मैं हूं गोवा में और गोवा के करंजलम बीच पर और आज गोवा से आपके लिए लेकर आया हूं गुरुग्राम की एक धमाकेदार खबर। नायब सिंह सैनी ने ऐसा आखिरकार कौन सा आदेश दिया जिसके बाद बिल्डरों की टेंशन बढ़ सकती है और जो घर खरीदार है उनके लिए एक बड़ी राहत है। दोस्तों पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्डरों को साफ संदेश दिया है कि अब बिल्डरों की दादागिरी नहीं चलेगी, अगर चलेगा तो कानून का राज चलेगा। आखिरकार क्या है सैनी सरकार के इस बयान के मायने? क्यों सूबे के मुखिया को बिल्डरों के खिलाफ इतना सख्त संदेश देना पड़ा? आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं नायब सिंह सैनी के इसी बयान का पोस्टमार्टम और आपको बताऊंगा आने वाले समय में आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आज की ये रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसने गुरुग्राम में फ्लैट खरीदा है, खरीदने की सोच रहा है या किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। क्योंकि जो फैसले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लिए, उनका असर केवल 1-2 सेक्टर तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरे गुरुग्राम के रियल एस्टेट सिस्टम पर पड़ सकता है। लेकिन क्या सिर्फ घोषणा कर देने से हालात बदल जाएंगे? क्या बिल्डर वाकई डरेंगे? क्या RWA की शिकायतों पर अब कार्रवाई होगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या जिन लोगों की बिजली पहले काटी गई उन्हें भी न्याय मिलेगा? दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गुरुग्राम की किसी सोसाइटी में रहते हैं और बिल्डर या मेंटेनेंस एजेंसी आपको परेशान कर रही है तो कानून आपके साथ कहाँ खड़ा है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक यानी कि ग्रीवेंस की बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया और 2 मामलों में अधिकारियों से अगली बैठक तक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। ये केवल एक सामान्य समीक्षा बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें 3 ऐसे मुद्दों पर सरकार ने सीधा संदेश दिया जो सालों से गुरुग्राम के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी रहे। पहला, बिल्डर मेंटेनेंस के नाम पर बिजली नहीं काट सकते। दूसरा, कंस्ट्रक्शन और विध्वंस यानी C&D वेस्ट अब खुले में नहीं फेंका जाएगा और अगर किसी बिल्डर ने ऐसा किया तो मलबा हटाने का पूरा खर्च उसी से वसूला जाएगा। तीसरा, CM विंडो पर आने वाली शिकायतों को अब टालना अधिकारियों के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि वो शिकायतों की नियमित समीक्षा करते हैं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब आइए सबसे पहले बिजली वाले मुद्दे को समझते हैं, क्योंकि ये लाखों फ्लैट मालिकों से जुड़ा हुआ है, यानी आप लोगों से। गुरुग्राम के सेक्टर 83 की RWA ने शिकायत की कि जिन लोगों ने मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया उनकी बिजली कनेक्शन बिल्डर ने काट दिए। सुनने में बात छोटी लग सकती है, लेकिन कानूनी रूप से बेहद गंभीर मामला है। भारत में बिजली केवल एक सुविधा नहीं बल्कि आवश्यक सेवा मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बिजली का अधिकृत उपभोक्ता यानी कि कस्टमर है तो केवल अधिकृत बिजली वितरण कंपनी की तरफ से ये प्रक्रिया के तहत कनेक्शन काट सकती है। कोई निजी बिल्डर या मेंटेनेंस एजेंसी अपने स्तर पर बिजली बंद नहीं कर सकती, क्योंकि कई बार बिल्डर कॉमन एरिया चार्ज, क्लब फीस या मेंटेनेंस वसूलने के लिए लोगों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन बिजली काटना कानून की नज़र में उचित तरीका नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपने मेंटेनेंस नहीं भरा तो आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में मेंटेनेंस चार्ज और बिजली को कंबाइन किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि मेंटेनेंस की वसूली के लिए बिजली जैसी मूलभूत सुविधा बाधित नहीं की जा सकती। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि बिल्डर ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब रियल एस्टेट के बिजनेस मॉडल में छिपा है। कई प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बेचने के बाद भी कई सालों तक मेंटेनेंस बिल्डर के पास रहता है। अगर बड़ी संख्या में रेजिडेंट्स मेंटेनेंस चार्ज देना बंद कर देते हैं तो बिल्डर का कैश फ्लो प्रभावित होता है। कुछ मामलों में ये विवाद इस बात पर भी होता है कि मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। ऐसे में विवाद बढ़ता है और कुछ जगहों पर दबाव बनाने के लिए बिजली या दूसरी सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सरकार का संदेश साफ है, ऐसा नहीं चलेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले यानी C&D वेस्ट। अगर आपने गुरुग्राम में सफ़र किया है तो आपने कई जगह सड़क किनारे सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, लोहे का स्क्रैप और कंस्ट्रक्शन का मलबा पड़ा देखा होगा। यही C&D वेस्ट। अनुमान है कि भारत में हर साल करोड़ों टन कंस्ट्रक्शन और उससे निकलने वाला कचरा
और तेज़ी से अर्बनाइजेशन वाले शहरों में इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। गुरुग्राम जैसे शहर में जहां हज़ारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वहां ये प्रॉब्लम और भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 102 की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए साफ निर्देश दिए कि जहां भी खुले में मलबा मिलेगा वहां रिस्पॉन्सिबल बिल्डर या संस्था के खिलाफ कार्रवाई होगी और मलबा हटाने का पूरा खर्च भी उसी से वसूला जाएगा। ये फैसला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक अक्सर सरकारी एजेंसियां जनता के टैक्स के पैसे से मलबा हटाती थी, जबकि जिम्मेदार लोग बच निकलते थे। अगर वास्तव में पॉल्यूटेड पे यानी कि जिसने गंदगी फैलाई वही भुगतान करेगा, इस सिद्धांत को लागू किया गया तो ये बड़ा बदलाव हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अधिकारी आंख मूंद लेते हैं। ऐसे में सीएम साहब को यहाँ और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। अब तीसरा बड़ा मुद्दा है सीएम विंडो। हरियाणा सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए सीएम विंडो बनाई थी ताकि लोग सीधे अपनी समस्या दर्ज करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद से इन शिकायतों की समीक्षा करते हैं और किसी अधिकारी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ये व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो आम लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं वजीरपुर एनक्लेव की, जहां लोगों ने सीवर, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने ज्वाइंट सर्वे कर प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। ये दिखाता है कि गुरुग्राम की चमचमाती ऊंची इमारतों के पीछे आज भी कई इलाके बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मेरी राय सुनिए। सरकार के निर्देश निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि पहली बार एक ही बैठक में फ्लैट मालिकों के अधिकार, बिल्डरों की जवाबदेही, शहर की सफाई और प्रशासनिक जवाबदेही, इन सभी को एक साथ जोड़कर देखा गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। दोस्तों, भारत में आदेशों की कमी कभी नहीं रही, कमी रही है उनके क्रियान्वयन की, यानी इम्प्लीमेंटेशन की। अगर अगले 1 महीने बाद भी सड़क किनारे मलबा पड़ा मिले, अगर किसी सोसाइटी में फिर बिजली काट दी जाए और कार्रवाई ना हो, अगर सीएम विंडो की शिकायतें फिर से लंबित रहे, तो ये फैसले केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर वास्तव में 2-4 बिल्डरों पर एग्जाम्पल सेट करते हुए कार्रवाई हुई, जुर्माना लगा, खर्च वसूला गया और अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई, तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। मेरा मानना है कि गुरुग्राम अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां केवल नई ऊंची इमारतें बनाना पर्याप्त नहीं है। अब लोगों को अच्छी सड़क, साफ एनवायरनमेंट, भरोसेमंद बिजली, ट्रांसपेरेंसी, मेंटेनेंस और जवाबदेही प्रशासन चाहिए। आने वाले सालों में जिस शहर में शासन बेहतर होगा, वही संपत्ति का मूल्य भी लंबे समय तक टिकेगा। इन्वेस्टर केवल लग्जरी क्लब हाउस नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि डिस्प्यूट होने पर प्रशासन कितना सक्रिय है और कानून कितना मजबूत है। इसलिए अगर सरकार इन निर्देशों को जमीन पर उतार देती है तो इसका सकारात्मक असर गुरुग्राम के रियल एस्टेट की छवि पर भी पड़ सकता है। लेकिन अगर ये केवल एक बैठक तक सीमित रहा तो लोगों का भरोसा और कमजोर हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी सोसाइटी में कभी बिल्डर ने बिजली, पानी या दूसरी सेवाओं को लेकर दबाव बनाया है? क्या आपके इलाके में कंस्ट्रक्शन का मलबा महीनों तक पड़ा रहता है? अपनी राय और एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी हर फ्लैट खरीदार तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम रियल एस्टेट से जुड़े हर बड़े फैसले का असर आपकी भाषा में, फैक्ट्स के साथ और बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लेकर आते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अगर बिल्डर मनमानी कर रहा है तो कानून आपके साथ है और आप अपनी प्रॉब्लम हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मैं उसे वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।